अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड मॉड्यूल के बाद सीवीएस मॉड्यूल को। ठीक है, पहले हम सीवीएस मॉड्यूल की फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, देन आफ्टर इंशाल्लाह वी वुड गो फॉर पैथोलॉजी ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाजमी लाइक करना एंड एट दी एंड अपना फीडबैक लाजमी बताना कि भाई हाउ मच माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। एंड नेक्स्ट आपको किस सेशन के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं, आई वुड आल्सो कंसंट्रेट ऑन दैट। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपको लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आई कैन नॉट प्रोवाइड यू डायरेक्टली ऑन द यूट्यूब। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ नोट्स आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप जो है ना चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स अ व्हाट्सअप ग्रुप। ठीक है, तो अभी लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक नंबर 1 इज़ बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसका हम इस टॉपिक के अंदर ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग हियर। ठीक है, सो द ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अच्छा, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, ये बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो एसेंशियल मटेरियल्स हैं वो बॉडी के अंदर डिलीवर करता है, किसको, टिश्यूज़ को, एंड साथ में जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी ये रिमूव करता है। जब ये सारी चीज़ें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो याद रखना इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ दी हार्ट, ठीक है, नंबर 2 आर दी ब्लड वेजल्स एंड नंबर 3 इज़ दी ब्लड। ठीक है, हार्ट जो आप सबको पता है कि एज अ पंप के तौर पे ये काम करती है। ठीक है, ये जो ब्लड वेजल्स हैं दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये बॉडी के अंदर ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो ब्लड एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ठीक है, सो दीज आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दीज आर हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड। दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, अब ये जो हमारी हार्ट है विच एक्टिंग एज अ पंप, ठीक है, दिस इज अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर पंप। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, एंड हार्ट क्या करती है, ये बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। एंड ये जो सर्कुलेशन होती है ये 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर 2 इज बेसिकली द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो ब्लड है ना वो ब्लड लंग्स को मिलता है। जो हमारा ब्लड है वो किसको मिलता है, लंग्स को। तो जब लंग्स को हमारी बॉडी से ब्लड मिले तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स को जो ब्लड मिलता है आप सबको पता है कि वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के थ्रू मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लंग्स को ब्लड मिलता है दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड इन नेचर। ठीक है, एंड लंग्स को जो ब्लड पंप किया जाता है फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द ऑक्सीजनेशन, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें बॉडी क्या करती है, लंग्स को ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सबसे बड़ी सर्कुलेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो ब्लड पूरी बॉडी को मिलता है एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, ब्लड जो है ये पूरी बॉडी को मिलता है एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, एंड ये जो ब्लड है ये कहाँ से मिलता है, हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन्हीं से मिलता है। ठीक है, एंड वो जो ब्लड होता है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है दैट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम। ये हाई प्रेशर सिस्टम है बिकॉज जो हमारी एओर्टा है आपको पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कितना होता है लेटर हम वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है दैट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर से क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं ना तो उनको अच्छे से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकता है बिकॉज आवर टिश्यूज नीड स्ट्रॉन्ग परफ्यूजन। ठीक है, टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग परफ्यूजन या स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो चाहिए होता है विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय, विच कैन बी कंपनसेटेड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग परफ्यूजन मीन्स स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो या स्ट्रॉन्ग ब्लड रिक्वायरमेंट, वॉट एवर यू कैन से। So these are 2 types of circulation, pulmonary circulation and systemic circulation. ठीक है, उसके बाद now we are going to discussing about cardiac output. ठीक है, cardiac output क्या होती है, देखें हमारी हार्ट जो है, हार्ट का क्या पर्पस क्या है। ठीक है, ये क्या मोटिव है, हार्ट क्या करती है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई करती है। जब बॉडी ऑर्गन्स को एक्सेप्ट लंग्स, जब वो ब्लड सप्लाई करती है तो वो ब्लड किसको देती है, डायरेक्ट बॉडी को तो नहीं दे सकती ना, किसको देती है, एओर्टा को देती है। ठीक है, एओर्टा के अंदर
ब्लड पंप करती है हार्ट। तो 1 मिनट के अंदर हार्ट एओर्टा के अंदर कितना ब्लड पंप करती है, सो दैट इज अ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर एओर्टा को कितना ब्लड मिलता है हार्ट की साइड से, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज व्हाट, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ ब्लड व्हिच इज पंप्ड इनटू द एओर्टा फॉर ईच मिनट। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि नॉर्मली जब हम रेस्टिंग वाली स्टेट पे होते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए ऐसे गपशप लगा रहे हैं, इवन वी आर स्लीपिंग, ठीक है। सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट वाली स्टेट में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट है ना, वो एओर्टा को 5 लीटर ब्लड देती है इन अ 1 मिनट, ठीक है। सो दैट इज अ कार्डियक आउटपुट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो आपने याद रखनी है कि रेस्ट वाली स्टेट में हमारी कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई यू कैन से ओवर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वी आर रनिंग, ठीक है, और आई कैन से वी आर फाइटिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है। सो एक्सरसाइज के दौरान या इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि बॉडी की जो कार्डियक आउटपुट है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। वो जो हार्ट एओर्टा को 5 लीटर ब्लड दे रही थी 1 मिनट के अंदर, अब वो ज्यादा देगी, ठीक है। एंड जो कार्डियक आउटपुट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इन दीज कंडीशंस, वो कार्डियक आउटपुट 4 to 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 4 to 7 टाइम्स। एंड गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी कार्डियक आउटपुट है ना, दैट इज अबाउट 20 to 25 लीटर पर मिनट। ये वैल्यू गाइडलाइन के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सरसाइज के दौरान या ओवर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब हम कोई गेम वगैरह भी खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज टिश्यूज की जो नीड है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो इस अफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए बॉडी के अंदर जो कार्डियक आउटपुट है दैट इज इंक्रीज्ड। उसके बाद जो कार्डियक आउटपुट है दैट इज कंटिन्यूअसली adjusted based on the tissue demand or metabolic control, ठीक है। You can understand this mind also. Now we are going to discussing about the blood vessels which are basically the distribution network of the body, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, एंड आर्टरीज आर व्हाट, दीज आर हाई प्रेशर कंडक्ट्स, ठीक है। क्योंकि आर्टरीज के अंदर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज आर्टरीज का काम क्या होता है कि ये हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गन्स आर डिस्टेंट एज कम्पेयर टू हार्ट, ठीक है, वो बॉडी हार्ट से दूर हैं, ठीक है। तो उनको ब्लड थोड़ा सा दूर तक लेके जाना है, दैट्स वाई आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, दैट्स वाई आर्टरीज आर कंसिडर्ड एज हाई प्रेशर कंडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, जो आर्टरीज की स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली थिक होती है, ठीक है। उसके अंदर इलास्टिक वाल्व्स होती हैं, ठीक है। वो इलास्टिसिटी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आर्टरीज होती हैं दे मेंटेन प्रेशर इवन ड्यूरिंग डायस्टोल। इसको हम बेसिकली बोलते हैं विंड कैसल इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, देखिए विंड कैसल इफेक्ट क्या होता है, जब हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में होती है, ठीक है, या जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जब हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में होती है तो ब्लड जो है वो बेसिकली किसको मिलता है, ब्लड मिलता है एओर्टा को, ठीक है। एओर्टा को ब्लड मिलता है। जब एओर्टा को ब्लड मिलेगा तो उस झटके में एओर्टा क्या करेगी, ब्लड वो बॉडी को सप्लाई करेगी, ठीक है। बट सिस्टोल के बाद क्या होता है कि हमारी जो हार्ट है वो डायस्टोलिक कंडीशन में भी तो आती है ना, डायस्टोलिक कंडीशन में भी आती है। एंड आपको पता है कि सिस्टोलिक का टाइम पीरियड थोड़ा होता है, सिस्टोलिक होता है 0.3 सेकंड, डायस्टोलिक होता है 0.5 सेकंड, ठीक है। जब डायस्टोलिक कंडीशन में हार्ट आ गई, इट मींस हार्ट तो रुक गई फॉर टाइम बिंग, ठीक है। तो एओर्टा में तो ब्लड नहीं आएगा, तो फिर क्या होता है कि एओर्टा के अंदर अपनी एबिलिटी होती है कि एओर्टा अपने अंदर ब्लड को स्टोर करती है, ब्लड को थोड़ा सा स्टोर करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है, क्योंकि बॉडी की एक बेसिक डिमांड ये होती है कि बॉडी नीड्स कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो। बट हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस। हार्ट कभी कभी सिस्टोलिक कंडीशन में होती है, कभी डायस्टोलिक कंडीशन में होती है, सिस्टोलिक से ज़्यादा डायस्टोलिक में होती है। तो इस चीज़ की वजह से कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि एओर्टा इस चीज़ को कंपनसेट करती है इन अ दैट मैनर कि एओर्टा अपने अंदर कुछ ब्लड को स्टोर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एओर्टा फिर अपना वाला ब्लड बॉडी को सप्लाई करती है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो है, कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो वो मेंटेन हो जाता है। दिस इज द मोटिव ऑफ द एओर्टा एंड इसको हम बेसिकली बोलते हैं विंड कैसल इफेक्ट, ठीक हो गया। नाउ अभी हम बात करते हैं अबाउट आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स को हम बेसिकली बोलते हैं रेजिस्टेंस वेजल्स। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आर्टीरियोल्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेजल्स। अच्छा, आर्टीरियोल्स एक्ट एज अ कंट्रोल वाल्व्स ऑफ द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन को कंट्रोल करती हैं,
किस चीज़ की वजह से? बिकॉज ऑफ नीड ऑफ द ब्लड ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। आर्टीरियोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन होती है, समटाइम जो मतलब ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, डायलेट होती हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। ये आर्टीरियोल्स करती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आर्टीरियोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। दीज कैन कंस्ट्रिक्ट और डायलेट, ठीक है। इट कंट्रोल ब्लड फ्लो टू ईच ऑर्गन डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। किसी ऑर्गन को कितना ब्लड रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रिक्ट भी होती हैं, डायलेट भी होती हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी मेंटेन रहता है एंड हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलेट रहता है, ठीक है। सो दीज आर अबाउट आर्टीरियोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेजल्स। ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर एज वेल एज ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती हैं। दैट्स वाई दीज आर कंट्रोल वाल्व्स ऑफ द सर्कुलेशन। अच्छा, now is about the capillaries. Capillaries are what? These are exchange vessels. Arterioles क्या थी? Arterioles were resistance vessels, but capillaries are exchange vessels. These are thin walled, ठीक है। इनके अंदर सिंगल एंडोथेलियल लेयर होता है, ठीक है। ह्यूज क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है दैट इज अ स्लो, इनके अंदर स्लो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होती है, एक्सचेंज होती है किस चीज़ की, वेस्ट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हार्मोन्स की, न्यूट्रिएंट्स की एंड ऑक्सीजन की, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कैपिलरीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कैपिलरीज आर कंट्रोल्ड बाय, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कैपिलरीज कंट्रोल्ड होती हैं एक स्फिंक्टर से, दैट इज नोन एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। सो कैपिलरीज आर कंट्रोल्ड बाय प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर मस्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती हैं, कैपिलरीज के पास हमारे पास आ जाती हैं वेन्यूल्स एंड वीन्स। वेन्यूल्स एंड वीन्स, अच्छा, इनको हम बेसिकली बोलते हैं कैपेसिटेंस वेजल्स, ठीक है। जिस तरह से कैपिलरीज को हम बोल रहे थे एक्सचेंज वेजल्स, ठीक है, आर्टीरियोल्स को हम बोल रहे थे रेजिस्टेंस वेजल्स, तो सिमिलरली हम वेन्यूल्स एंड वीन्स को बोलते हैं कैपेसिटेंस वेजल्स, ठीक है। कैपेसिटेंस क्यों? बिकॉज ये बॉडी के अंदर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। जो ब्लड बेसिकली हार्ट की तरफ रिटर्न हो रहा होता है तो उसको कलेक्ट कर रही होती है, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि बॉडी का जो टोटल ब्लड है उसका 60 to 70% ब्लड किसके अंदर होता है, वो वेन्यूल्स एंड वीन्स के अंदर होता है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि बॉडी का जो 60 to 70% ब्लड है वो किसके अंदर होता है, वीन्स एंड वेन्यूल्स के अंदर होता है। तो वीन्स एंड वेन्यूल्स, इनके अंदर बॉडी का कितना ब्लड होता है, 60 to 70%। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर BCQ, दिस थिंग इज रिटन इन गाइडलाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो वीन्स हैं दीज आर वेरी कंप्लायंट, जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेच पॉसिबल होती है, सो दीज आर स्ट्रेचेबल, ठीक है। उसके बाद एज कंट्रास्ट टू द आर्टरीज, आर्टरीज वर व्हाट, दीज आर हाई प्रेशर कंडक्ट्स, ठीक है। बट वीन्स एंड वेन्यूज के अंदर प्रेशर कम होता है, सो दीज दैट्स व्हाई दे हैव लो प्रेशर एंड अराउंड अबाउट 0 to 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर वाल्व्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से इनके पास वाल्व्स होते हैं जो बेसिकली बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। सो दीज वर दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेजल्स। इसके अंदर हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, आर्टीरियोल्स के बारे में पढ़ा, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, एंड लेटर ऑन हमने क्या पढ़ा, अबाउट द वेन्यूल्स एंड वीन्स। वेन्यूल्स एंड वीन्स को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस वेजल्स, कैपिलरीज को एक्सचेंज वेजल्स, आर्टीरियोल्स को रेजिस्टेंस वेजल्स और आर्टरीज को हाई प्रेशर कंडक्ट्स। उसके बाद एक क्लिनिकल कोरिलेशन दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखें, जब हम ज़्यादा टाइम तक स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, तो जब ज़्यादा टाइम तक हम खड़े होते हैं, लाइक जब हम बात करते हैं फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, या पुलिस की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो खड़े होते हैं, ठीक है। तो इस स्टैंडिंग से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है ना, वो ब्लड टांगों के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब टांगों के अंदर ब्लड स्टोर हो जाता है तो वो जो ब्लड है वो ब्रेन को कम मिलेगा। जब ब्लड ब्रेन को कम मिलेगा तो अचानक से बेहोशी वाली कंडीशन जनरेट होती है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिनकोप बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्टैंडिंग इमोबाइल, ठीक है, हम बिल्कुल खड़े हुए हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि वीनस पुलिंग होगी, वो जो हमारा ब्लड है वो टांगों के अंदर जमा हो जाएगा एंड इट काजेस फैंटिंग और सिनकोप। इससे अचानक बेहोशी हो सकती है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कॉन्शियसनेस, दीज थिंग्स कैन अकर ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टैंडिंग इमोबाइल। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट दैट, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना होता है, 120/80, इतना प्रेशर होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। पल्मोनरी के अंदर कम होता है, कितना होता है, 25/10, दैट इज द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80,
पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है 25/10, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, ठीक है, बिकॉज ब्लड को सिर्फ लंग्स की तरफ ट्रेवल करना होता है ना, तो दैट्स व्हाई पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। तो दिस थिंग कैन बी आस्क्ड इन बीसीक्यू, ठीक है, कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, ठीक है। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? दैट इज द टिश्यू परफ्यूजन, जो बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको ब्लड प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसका क्या मकसद होता है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल एसोसिएटेड होता है एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ राइट वेंट्रिकल एसोसिएटेड होता है। सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, एक चीज़ और गाइडेंस के अंदर लिखी हुई है, मैंने आपको क्या बताया कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। इसका फ़ायदा होता है, फ़ायदा क्या होता है? अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता तो क्या होता, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता तो क्या होता कि जो ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है, ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लड का प्लाज्मा है ना, वो प्लाज्मा उस ब्लड वेजल से निकल के लंग्स में आके जमा हो जाएगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा बेसिकली लंग्स है इनके अंदर वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, प्लाज्मा स्टोर हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली एक हमें बेनिफिट मिलता है किस चीज़ का, कि जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। तो गाइटन एम्फेसाइज दैट कि जो लो पल्मोनरी प्रेशर होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इट प्रिवेंट्स फ्लूइड लीकेज इनटू लंग्स टिश्यू। इससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो बेसिकली फ्लूइड है इसकी लीकेज बहुत कम होगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ने लगे अबाउट दी ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो डायनामिक्स, जिसको हम बेसिकली कलेक्टिवली नाम देते हैं हीमोडायनामिक्स, ठीक है। तो हीमोडायनामिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं? हीमोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। सो ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर आर स्टडी अंडर द हीमोडायनामिक्स। अच्छा, जो ब्लड फ्लो है वो आपको करता है कहाँ से करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो की इक्वेशन क्या है? व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, दैट इज द चेंज इन प्रेशर पर रेजिस्टेंस। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस इक्वेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? देखें, फ्लो इज इक्वल टू ब्लड फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में आर, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जो फ्लो है ब्लड फ्लो, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन प्रेशर, ठीक है। जब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, जब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो भी वहां पे ज्यादा होगा। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो फ्लो भी कम होगा ब्लड का, ठीक हो गया। उसके बाद जो ब्लड फ्लो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फ्लो कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कब ज्यादा हो सकती है? जब ब्लड वेजल्स का डायमीटर कम हो जाए, ठीक है। So that is the equation of blood flow and this equation is the foundation of cardiovascular physiology, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद देखें जो रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो में, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। एंड ये चीज़ हमें किसने बताई है? पॉइजनस लॉ ने, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखें, पॉइजनस लॉ क्या है? पॉइजनस लॉ क्या है? ये बेसिकली एक गोल्डन लॉ है जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय पॉइजनस लॉ। अकॉर्डिंग टू पॉइजनस लॉ जो हमारा ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ के ऊपर? वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द वेजल के ऊपर, ठीक है। वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है। वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वेजल्स, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन ब्लड फ्लो एंड दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय पॉइजनस लॉ, ठीक है। पॉइजनस लॉ की इक्वेशन क्या है? मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। देखें, अकॉर्डिंग टू पॉइजनस लॉ, फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू रेडियस का फोर्थ पावर अपॉन में 8 एज अ कांस्टेंट, साथ में ईटा व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड साथ में एल व्हिच इज द लेंथ ऑफ द वेसल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉइजनस लॉ व्हिच इज द गोल्डन लॉ व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ ब्लड
flows in the vessels and it is affected by which factors. So all these things are enlisted here. ठीक हो गया? तो अगर हम इस पॉइंट को समझते हैं, देखें, resistance of billiard flow is inversely proportional to the fourth power of radius. देखें, resistance is inversely proportional to the fourth power of radius. It means अगर हम देखें, एक तो सिंपल रिलेशन है, अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगी. दिस थिंग्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजीली टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अच्छा, अब ये फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हम रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, वो जो ब्लड वेजल है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर उसका रेडियस हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 into 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है. अगर हम सिर्फ दो दफा रेडियस बढ़ाएंगे या रेडियस डबल करेंगे तो जो ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम कम हो जाएगी. ठीक है. अगर हम रेडियस डबल करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम कम हो जाएगी. ठीक है. मीन्स ह्यूज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो and this is also the contributing factor of Poiseuille's law. So same thing is written here, even small changes in arteriole diameter causes large changes in the blood flow. अच्छा, उसके बाद the blood pressure is equal to cardiac output and into total peripheral resistance. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ब्लड प्रेशर है दैट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू total peripheral resistance which is offered in blood vessels. ठीक है. And this equation is very important to understand the hypertension. Now we are going to discussing about the control of circulation. ठीक है. Okay, now is about the control of circulation. ठीक है. बॉडी के अंदर सर्कुलेशन किस तरह से कंट्रोल की जाती है. अच्छा, नंबर 1 is about the local or intrinsic control. ठीक है. अच्छा, टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू देयर मेटाबॉलिक नीड्स. ठीक है. अगर कोई टिश्यू हाइपर एक्टिव है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो कैन से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली इट नीड्स मोर ब्लड. ठीक है. अगर वो कोई ऐसा टिश्यू है जिसकी एक्टिविटी कम है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड. ठीक है. तो जो ब्लड की नीड है वो डिपेंड करती है अपॉन द मेटाबॉलिक नीड ऑफ दैट टिश्यू. ठीक है. अच्छा, एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोई एक्टिव मसल है तो उसमें वेज़ोडाइलेशन ज़्यादा होगी, उसके अंदर ब्लड फ्लो भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसा टिश्यू जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, लो ऑक्सीजन, तो लो ऑक्सीजन के केस में वेजल्स को डायलेट किया जाता है ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए एंड ऑक्सीजन की कंपनसेशन की जाए. ठीक है. अच्छा, सेम थिंग अगर किसी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इट मीन्स दैट ऑक्सीजन कम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाएगा, वहाँ की जो आर्टीरियोल्स हैं उनको डायलेट किया जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद दूसरा जो कंट्रोल होता है सर्कुलेशन का, लोकल कंट्रोल के बाद, दैट इज अ नर्वस कंट्रोल. ठीक है. नर्वस कंट्रोल इज कंट्रोल्ड बाय वेजो मोटर सेंटर. ठीक है. वेजो मोटर सेंटर हम किसको बोलते हैं, मेडुला. सो मेडुला इज बेसिकली द नर्वस कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन और मेडुला इज बेसिकली द वेजो मोटर सेंटर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सर्कुलेशन. ठीक है. अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली यू कैन से इमरजेंसी वाली कंडीशन में एक्टिव होता है या ज़्यादा जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है. तो इससे क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाती है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट वो बढ़ जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन की जाती है. इससे क्या होता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. ठीक है. शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें हमारा जो वेगस नर्व है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें वेगस नर्व हेल्प आउट करती है. पैरासिम्पैथेटिक की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन के बजाय वेजो डायलेशन की जाती है. ठीक है. एंड ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. सो देयर इज मिनिमल इफेक्ट ऑन दी वेजल्स. ठीक है. अच्छा, नर्वस कंट्रोल के बाद जो तीसरा कंट्रोल होता है सर्कुलेशन के लिए, दैट इज अ हार्मोनल कंट्रोल. दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल के अंदर जो पहला हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. इसको हम रास भी बोलते हैं. ठीक है. रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. ठीक है. अच्छा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या करता है कि बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है. ठीक है. उसके बाद जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम बेसिकली वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं. ठीक है. ये क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है. ठीक है. एंड वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है. ठीक है. एंड ये बेसिकली बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा बिकॉज वाटर की रिटेंशन कर रहा है. तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. एंड आपको पता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है. अच्छा, उसके बाद ANP स्टैंड्स फॉर
एट्रियल न्यूरोटिक पेप्टाइड, ये बेसिकली एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट के चेंबर से। कौन सा चेंबर? एट्रियम। एट्रियम से ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करता है बाय वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन के थ्रू ये बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड साल्ट को भी लॉस करता है। ठीक है, देखिए ये जो हार्मोन है एट्रियल न्यूरोटिक पेप्टाइड, ये तब रिलीज होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, या बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है, या बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वाटर लेवल ज़्यादा होती है। तो इन अ दैट कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो ANP है ये रिलीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द माइक्रो सर्कुलेशन एंड कैपिलरी एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि माइक्रो सर्कुलेशन हम इसको बोलते हैं जब ब्लड का फ्लो स्मॉल ब्लड वेजल्स के अंदर हो, लाइक एज आर्टीरियोल्स के अंदर हो, मेटा आर्टीरियोल्स के अंदर हो, ठीक है, वेन्यूल्स के अंदर हो। तो जब स्मॉल ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो करे, सो दैट इज अ माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक, एंड कैपिलरी एक्सचेंज आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, टाइटन के अंदर ज़्यादा स्टार्लिंग फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्लिंग फोर्सेस बेसिकली ये दो अपोजिट फोर्सेस होते हैं। ठीक है, दीज आर टू अपोजिट फोर्सेस जो क्या करते हैं, जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि जो फ्लूइड है, मीन्स ओवरऑल ये डिसाइड करते हैं फ्लूइड मूवमेंट। फ्लूइड मूवमेंट किस डायरेक्शन के अंदर? फ्लूइड की मूवमेंट को डिसाइड करते हैं फ्रॉम ब्लड वेसल या कैपिलरी टू द टिश्यू, या टिश्यू टू द कैपिलरी। ठीक है, तो किस कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो ब्लड वेसल से टिश्यू की तरफ होनी चाहिए या टिश्यू से ब्लड वेसल की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो फ्लूइड मूवमेंट है, ठीक है, that is controlled by Starling forces. These are basically the two opposite forces. ठीक है, अच्छा, इन स्टार्लिंग फोर्सेस के अंदर क्या आता है? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर आता है एंड इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर आता है। ठीक है, तो वंस अगेन रिपीटिंग कि माइक्रो सर्कुलेशन एंड कैपिलरी एक्सचेंज, इसमें क्या होता है कि गाइडन फोकसेस ऑन स्टार्लिंग फोर्सेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड मूवमेंट across capillary wall is determined by capillary hydrostatic pressure, interstitial hydrostatic pressure, plasma oncotic pressure and interstitial oncotic pressure। अच्छा, अब मैं इनको चारों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सपोज करें कि ये हमारी एक कैपिलरी है, ठीक है, एंड इस कैपिलरी के सराउंडिंग में मान लो कि भाई ये हमारा कोई बॉडी टिश्यू है। ठीक है, ये कोई हमारा सराउंडिंग में क्या है? बॉडी टिश्यू है एंड इस कैपिलरी के अंदर देयर इज ब्लड। ठीक है, देयर इज ब्लड। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि दिस इज अवर कैपिलरी। ठीक है, इसके अंदर ये ब्लड है एंड दिस इज द टिश्यू। ठीक है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये होता है कि जो कैपिलरी के अंदर ब्लड है, वो ब्लड क्या करता है? ब्लड के साथ फ्लूइड भी होता है ना, ब्लड के साथ फ्लूइड भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। तो ब्लड उस फ्लूइड को क्या करता है? कैपिलरी से बाहर टिश्यू की तरफ धकेलता है। इस प्रेशर को हम बेसिकली बोलते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वंस अगेन आई रिपीटिंग, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? कैपिलरी के अंदर ब्लड का वो प्रेशर जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से निकल के टिश्यू के पास आके अक्यूमुलेट हो जाए। सो दिस कंडीशन इज नोन एज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, देखें, अगर ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एडिमा वाली कंडीशन जनरेट होती है। एडिमा, जिसमें क्या होता है कि टिश्यूज के अंदर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होती है। क्या होता है? फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होता है। सो जब जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो फ्लूइड के अंदर टिश्यूज के अंदर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन बढ़ जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज एडिमा एंड इस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सो दिस इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, देखें, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। देखें, जब कैपिलरी से फ्लूइड टिश्यू की तरफ आ रहा है, ठीक है, सो ये जो टिश्यू फ्लूइड की मूवमेंट है टुवर्ड्स टिश्यू, इसको हम बेसिकली बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये बेसिकली फिल्ट्रेशन को प्रोमोट करता है। फिल्ट्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फिल्ट्रेशन को प्रोमोट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखें, इंटरस्टिशियल क्या होता है? द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। जो सेल्स के दरमियान में स्पेस है उसको हम बेसिकली बोलते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, उस स्पेस के अंदर जो वाटर है दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक एंड उसका जो प्रेशर है दैट इज अ प्रेशर। ठीक है, ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि जो दो सेल्स के दरमियान स्पेस है उसके अंदर जो वाटर है या फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अब देखें ये करता क्या है। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा था? फिल्ट्रेशन कर रहा था। मीन्स के वो फ्लूइड को कैपिलरी से टिश्यूज की तरफ सेंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो सेल्स के दरमियान वाला प्रेशर है, ये क्या करता है? ये इस फ्लूइड को वापस भेजता है कहाँ पे? कैपिलरीज की तरफ, वापस कैपिलरीज की तरफ भेजता है। तो ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड को वापस कैपिलरीज की तरफ भेजे, कहाँ से? टिश्यूज से। ऐसा प्रेशर जो टिश्यूज से वापस कैपिलरीज की तरफ फ्लूइड को सेंड करता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ। देखें, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा था? फिल्ट्रेशन। लेकिन क्या ये फिल्ट्रेशन कर रहा है? नहीं, ये तो फिल्ट्रेशन की अपोजिशन कर रहा है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन की अपोजिशन कर रहा है। ये नहीं चाहता कि बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन को रिड्यूस करता है, या वी वुड से ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। सबसे पहले इसको किस तरह से हम डेजिग्नेट करते हैं? एज अ PI। ठीक है, दैट इज अ इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन को प्रोमोट नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन को अपोज करता है या रिड्यूस करता है। तो बेटर वर्ड इज रिड्यूस। ठीक हो गया। एक और चीज, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोथ आर द ऑपोजिट फोर्सेस, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्टार्लिंग फोर्सेस। अच्छा, उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, देखें डायग्राम वंस अगेन मैंने यहाँ पे ड्रा की है। ठीक है, ये हमारे कैपिलरीज हैं, ये हमारे टिश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। एक तो हमारे पास प्रेशर था कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कैपिलरीज की कुव्वत की वजह से, किसकी कुव्वत की वजह से? कैपिलरीज की कुव्वत की वजह से जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज की तरफ जा रहा था। ठीक है, वो जो कुव्वत थी वो कैपिलरीज की थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि जो हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स के दरमियान में एक प्रेशर जनरेट हो रहा था जो क्या कर रहा था? वापस इस फ्लूइड को कहाँ पे सेंड कर रहा था? कैपिलरीज के अंदर सेंड कर रहा था या ब्लड वेसल्स के अंदर सेंड कर रहा था। दैट वाज इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, एक चीज और, इस कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर बेसिकली होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या होती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। आपको पता होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स आर अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस। इसके अंदर तकरीबन 65% हमारी या 60% अल्ब्यूमिन्स होती हैं, 35% या 30% हमारी ग्लोबुलिन्स होती हैं, 4% हमारी फाइब्रिनोजेंस होती हैं। ठीक है, इनमें से जो हमारी अल्ब्यूमिन है, अल्ब्यूमिन की ये कोशिश होती है, सपोज करते हैं ये हमारी अल्ब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, अगर अल्ब्यूमिन ने देखा कि यहाँ पे कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो अल्ब्यूमिन की ये कोशिश होती है, अल्ब्यूमिन की ताकत होती है कि ये इस फ्लूइड को वापस ब्लड वेजल्स की तरफ या कैपिलरी की तरफ खींच सकती है। ठीक है, ऐसे 100 अल्ब्यूमिन होंगी, वो क्या करेंगी? फ्लूइड को वापस ब्लड वेजल या कैपिलरी की तरफ से सक करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का या प्रोटीन्स का वो प्रेशर जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो वापस कैपिलरीज के अंदर आए, कहाँ से? टिश्यूज से। इस प्रेशर को हम बेसिकली बोलते हैं प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। देखिए, इस प्रेशर की वजह से भी फ्लूइड कहाँ पे जा रहा था? कैपिलरीज की तरफ जा रहा था। बट यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा था, ये फ्लूइड प्लाज्मा प्रोटीन्स की तरफ से नहीं जा रहा था। यहाँ पे जो कुव्वत थी ये इंटरस्टिशियल सेल्स का जो फ्लूइड था इसकी कुव्वत थी। अभी ये जो फ्लूइड यहाँ पे जा रहा है इसको कुव्वत कहाँ से मिल रही है? इनको कुव्वत मिल रही है प्लाज्मा प्रोटीन से, स्पेशली अल्ब्यूमिन से। तो इस प्रेशर को हम बेसिकली बोलते हैं प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर? एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसी कुव्वत जो प्लाज्मा प्रोटीन से जनरेट करे जिसकी वजह से क्या हो कि जो फ्लूइड है वापस टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाए। दैट प्रेशर इज नोन एज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक मीन्स ऐसी कुव्वत जो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद हो, दैट इज नोन एज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक मीन्स
जो कुव्वत प्रोटीन्स के अंदर मौजूद हो, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई सी से। दिस इज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है या फिल्ट्रेशन को प्रोमोट कर रहा है? तो हम बोलेंगे कि सर ये बेसिकली फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। फिल्ट्रेशन कहाँ से होती है? फिल्ट्रेशन होती है कैपिलरी से टिश्यू की तरफ, बट यहाँ पे देखें फ्लूइड की मूवमेंट टिश्यू से कैपिलरी की तरफ है। तो इट मीन्स दैट कि दिस प्रेशर आल्सो अपोजेस और रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। चलो, उसके बाद इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर, सेम थिंग। कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो फ्लूइड को वापस टिश्यूज की तरफ खींचती हैं, तो उस प्रेशर को हम बेसिकली बोलते हैं इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर। सो दीज आर ऑल अबाउट स्टार्लिंग फोर्सेस। ठीक है, तो इन फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से बाहर टिश्यू की तरफ आता है, एंड फिल्ट्रेशन का ऑपोजिट होता है रीएब्जॉर्प्शन। ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी से आप याद रख लें। ठीक है, फिल्ट्रेशन का ऑपोजिट होता है रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जिस तरह से देखें प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर था, इसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज की तरफ अंदर आ रहा था, फ्लूइड मूव्स इन। ठीक है, सो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर किस चीज को सपोर्ट कर रहा था, रीएब्जॉर्प्शन को। सिमिलरली जो हमारा इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, तो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या कर रहा था, फ्लूइड को अंदर कैपिलरीज की तरफ सेंड कर रहा था, तो इट वाज आल्सो सपोर्टिंग द रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन आर टू ऑपोजिट फोर्सेस, नॉट ऑपोजिट फोर्सेस, बट दीज आर टू ऑपोजिट फेनोमेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडिमा तब होती है जब फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक, आपको पता होगा, आगे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर कोरोनरी सर्कुलेशन लिखी हुई है, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की मसल्स को मिलता है। ठीक है, एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो डायस्टोलिक कंडीशन में ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि जब हार्ट रेस्ट वाली स्टेट में होती है, फिलिंग वाली स्टेट में होती है, तो उस स्टेट में हार्ट को ब्लड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हार्ट तब ब्लड ज़्यादा रिसीव करती है व्हेन हार्ट इज इन डायस्टोलिक स्टेट। क्योंकि देखें जब हार्ट सिस्टोल में होता है ना, सिस्टोलिक कंडीशन में, तो सिस्टोलिक में ये होता है कि जो कोरोनरी वेजल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। जब कोरोनरी वेजल्स कंप्रेस हो जाती हैं तो हार्ट को ब्लड फ्लो बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता। बट जब हार्ट फिलिंग वाली स्टेट में होती है या डायस्टोलिक कंडीशन में होती है, तो उस टाइम जो हमारी जो बेसिकली कोरोनरी वेजल्स हैं वो कंप्रेस्ड नहीं होती। ठीक है, वो ओपन होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड फ्लो मिलता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोरोनरी फ्लो तब होता है जब हार्ट डायस्टोलिक कंडीशन में होती है। इसकी वजह से जो हमारा डायस्टोल है ना, डायस्टोल कितना होता है 0.5 सेकंड, एंड सिस्टोल कितना होता है 0.3 सेकंड। तो कोरोनरी फ्लो को मेंटेन करने के लिए इसी वजह से नेचर ने जो हमारा डायस्टोलिक पीरियड है वो ज्यादा रख लिया है, ताकि जो कोरोनरी परफ्यूजन है ना वो ज्यादा हो सके। ठीक है, वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, सेम थिंग इज रिटन हियर कि कंप्रेशन ड्यूरिंग सिस्टोल, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। मींस जो कोरोनरी वेजल्स हैं उनकी कंप्रेशन होती है ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ब्लड को फ्लो होता है, ब्लड को फ्लो कंटिन्यूअसली कांस्टेंट होता है जब हम रेस्ट में हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, व्हाटएवर आवर स्टेटस, ब्लड को फ्लो हमेशा सेम ही मिलता है। हार्ट को ज्यादा मिलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, बट जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी ब्लड को फ्लो सेम ही मिलेगा। ठीक है, एंड बिकॉज हार्ट के पास ब्रेन के पास स्ट्रॉन्ग ऑटो रेगुलेशन है। ठीक है, एंड ब्रेन के पास CO2 इज अ मेन स्ट्रॉन्गर वेजोडायलेटर। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। ये चीज BC2 में भी आ सकती है कि ब्रेन के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेजोडायलेटर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो बहुत ज्यादा वेजोडायलेटर्स हैं, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, एडिनोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेजोडायलेटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट वेजोडायलेटर, नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट वेजोडायलेटर। बट ब्रेन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजोडायलेटर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रिनल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है कि किडनीज को ब्लड मिलता है तकरीबन 25%। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फ्लूइड बैलेंस। उसके बाद क्यूटेनियस सर्कुलेशन भी होती है, जिसमें स्किन को ब्लड फ्लो होता है बिकॉज ऑफ थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, बाकी फर्दर टॉपिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।